In this video we are going to talk about the Indian literature. So जो शब्द लिटरेचर है उसको लैटिन वर्ड लिटराटूरा या राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि कोई भी राइटिंग जिसका कुछ लिटरेरी मेरिट हो, जिसका कोई लिटरेरी लेवल हो। ठीक है, तो लिटरेचर को बेसिकली दो फॉर्म्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फर्दर क्लासिफिकेशंस अगर हम करें तो पोइट्री और प्रोज में डिवाइड कर सकते हैं। इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं, जैसे नॉवेल्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, ड्रामा हो गया या नॉवला हो गया, या फिर कुछ पॉपुलर लिटरेचर जो पॉपुलर लिटरेचर जो हमें ग्रेको रोमन टाइम्स से मिलती है वो है एपिक्स, जिनको ओरली ट्रांसमिट किया जाता रहा और उसको बाद में लेटर ऑन उनको कंपाइल किया गया रिटन फॉर्म में। लेटर ऑन उनको कंपाइल किया गया रिटन फॉर्म में, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलप होती गई तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो डिसेमिनेशन है लैंग्वेज का वो एक मेजर स्टेप लेता है 18th सेंचुरी में, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जिससे ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं लिटरेचर को। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर जो है वो सेंटर स्टेज ले रही है, सेंट्रल पोजीशन ले रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब पढ़ पा रहे हैं थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। डिफरेंस क्या है डाइडेक्टिक और नैरेटिव टेक्स्ट में? तो डाइडेक्टिव और नैरेटिव टेक्स्ट का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ टेक्स्ट, तो इसको हम डायरेक्टिव टेक्स्ट भी कहते हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जो डाइडेक्टिक टेक्स्ट है वो लोगों की रीजनिंग, थिंकिंग और कंडक्ट जो है रीडर का, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जो नैरेटिव टेक्स्ट है वो हमें सारी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉपिक के बारे में, ताकि जो भी डिस्कस किया जा रहा है नरेशन के अंदर उसका कुछ मतलब बने टू द रीडर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव टेक्स्ट या डायरेक्टिव टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि जो राइटर है उसकी नीयत होती है कि वो किसी भी तरीके से रीडर को इन्फ्लुएंस कर पाए, रीडर के दिमाग पे एक असर डाल पाए, और वो रीडर को कंपेल करना चाहता है कि रीडर एक पर्टिकुलर तरीके से सोचे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स जो राइटर है वो ये कोशिश करता है नैरेटिव टेक्स्ट का कि वो इंटरेस्ट बनाए रखे, जो पढ़ने वाला है उसका इंटरेस्ट एंड तक बना रहे, और रीडर को हमेशा टॉपिक के बारे में इंक्विजिटिव, यानी उसको हमेशा इंटरेस्ट बना रहे कि आगे क्या होगा, इसके आगे क्या हुआ। कॉमनली डायरेक्टिव टेक्स्ट का इस्तेमाल क्यों होता है और नैरेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल क्यों होता है? तो डायरेक्टिव टेक्स्ट या डायरेक्टिव टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली पॉलिटिकल या मोरल इशूज़ के लिए, स्पेसिफिकली सरमन्स में या रिलीजियस ट्रीटीज़ में। और ज़्यादा कॉमन टाइप जो है प्रोज का वो नैरेटिव टेक्स्ट है, और ज़्यादातर स्टोरी राइटिंग और नॉवेल्स में इसका यूज़ किया जाता है। इंडिया में 4 मेजर स्पीच ग्रुप्स फॉलो किए जाते हैं: ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, सिनो तिब्बतन और इंडो यूरोपियन। जो डिस्कशन है वो फोकस करेगा लिटरेचर के ऊपर फ्रॉम अ मेजर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन ग्रुप, जो कि है संस्कृत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू लिटरेचर कौन सी है एंशियंट इंडिया की। तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर जो है वो एक कॉमन परसेप्शन को डिफाई करती है, धोखा देती है कि वो सिर्फ वेदास और उपनिषद तक ही लिमिटेड थी। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉमन परसेप्शन है वो उसको तोड़ता है एंशियंट इंडियन लिटरेचर, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर हमें प्राकृत में मिलता है जो कि रियलिज्म और मोरल वैल्यूज से भरा हुआ है विदाउट एनी रिलीजियस कॉनोटेशन। उसका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, रिलीजन से वो जुड़ा हुआ नहीं है, बट स्टिल इट कंटेन्स रियलिज्म एंड मोरल वैल्यूज इन इट। तो सबसे जो पॉपुलर सेट ऑफ वर्क है एंशियंट पीरियड का वो है वेदास, जो कि सेक्रेड टेक्स्ट है, यानी पवित्र टेक्स्ट हैं, जिनको हम रिलीजियस रिचुअल्स में यूज़ करते हैं, डेली सिचुएशंस में भी यूज़ करते हैं वेदास को। लेकिन ये जो सेक्शन है ये एपिक्स और लिरिकल वर्क्स को भी कवर करेगा, जो कि इस पीरियड में कंपोज हुए मेजर लैंग्वेजेस में एंशियंट पीरियड के संस्कृत, पाली, एक सेकंड, कौन सी लैंग्वेजेस हैं एंशियंट पीरियड की वो समझनी है। देखिए 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारा टोटल वर्क कंपोज हुआ है एंशियंट पीरियड का: संस्कृत, प्राकृत, पाली और अर्धमगधी। ठीक है, और भी 2-4 लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले वेद से शुरू करते हैं। तो जो वर्ड वेद है उसका मतलब होता है नॉलेज, और जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली इस बारे में होता है कि ह्यूमंस को नॉलेज प्रोवाइड करनी है
कि उनको अपनी पूरी ज़िंदगी अर्थ के ऊपर कैसे कंडक्ट करनी है, कैसे गुजारनी है, और अर्थ से जाने के बाद यानी मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा, तो जीवन कैसे गुजारना है और मृत्यु के बाद क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें वेद बताते हैं। इनकी जो राइटिंग है वो काफ़ी स्टाइलाइज्ड पोइट्री स्टाइल में इनको लिखा गया है और लैंग्वेज सिंबल्स और मिथ्स से भरी हुई है। सिंबल्स यानी मेटाफोरिकली बात करना, और मिथ्स भी काफ़ी सारे इसमें वेदों में डिस्कस किए गए हैं। जो वेदास हैं वो इनिशियली ओरली जनरेशन, ब्राह्मण फैमिलीज़ की जनरेशन में फॉरवर्ड होते थे, लेकिन हिस्टोरियंस ये एस्टिमेट करते हैं कि इनको कंपाइल किया गया अराउंड 1500 to 1000 BC। इस पीरियड में इनको कंपाइल कर लिया गया। हिंदू ट्रेडिशन में उनको कंसिडर किया जाता है सेक्रेड, क्योंकि डिवाइन रेवोल्यूशंस थे ये, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य तरीके से ये धरती पे भेजे गए ताकि हम ये समझ सकें गॉड ने ह्यूमन को इटर्नली, जो गॉड ने ह्यूमंस के लिए गाइड बनाई ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें। और इनका लार्जर इम्प्लिकेशन है हमारी लाइफ पे, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स को और उसके इनहेबिटेंट्स को एक बड़ी फैमिली मानते हैं, जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है द होल यूनिवर्स इज अ बिग फैमिली एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक, देर आर 4 मेजर वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। 4 वेद हैं, हम सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मोस्टली रिटन इनको वैदिक सेंट्स ने या वैदिक पोइट्स ने या वैदिक सीट्स ने लिखा है, जिनको हम ऋषिज कहते हैं, जो कि कॉस्मिक मिस्ट्रीज़ को ध्यान में रख करके लिखते थे। इन सब चीज़ों को संस्कृत पोइट्री के फॉर्म में वेदास को लिखा गया है। जितने भी वेदास हैं या जो संहितास हैं वो यज्ञ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस देते हैं, यज्ञ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब ये यज्ञ क्या चीज़ है, यानी कि यज्ञ। जो ब्राह्मण्स हैं, जो ब्राह्मणास हैं, जो उपनिषद्स हैं और जो अर्यंकास हैं, वो हर वेदा के साथ होती हैं। हर वेद के साथ ब्राह्मण होगी, उपनिषद होगी और अर्यंका होगी। ठीक, सबसे पहले वेद की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना एग्जिस्टिंग वेद है, जो कि 4 वेदों में सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे बुजुर्ग है। ठीक है, इसमें 1028 इंडिविजुअल संस्कृत हाइम्स हैं। ठीक है, पोएम समझ सकते हैं हम, तो 1028 हैं वो, कैटेगोरिकली वो संस्कृत में है और 1028 उनका नंबर है। ये कहा जाता है कि पहला एक्सटेंसिव कॉम्पोजिशन किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो कि हमारे परयूजल के लिए अभी तक सरवाइव कर पाया है, वो है ऋग्वेद। हिस्टोरियन आर्ग्यू करते हैं कि या तो इसको जो कंपाइल किया गया है वो 1500 से 1200 BC के बीच में कहीं इसको कंपाइल किया गया है ऋग्वेद को। वेद का जो फोकस होता है वो वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी पर होता है और नेचुरल ब्यूटी पर होता है, यानी दुनिया में आपको कैसे तरक्की हासिल करनी है, और नेचुरल ब्यूटी को सिग्निफाई करता है वो। उसके बारे में उसको परसुएड करता है रीडर को कि वो उसको समझ सके कि नेचुरली हम कितने ज़्यादा एनरिच्ड हैं। जो टेक्स्ट है वो 10 बुक्स में ऑर्गेनाइज है, जिसको मंडल कहते हैं, जो कि अलग अलग एज और लेंथ के हैं, यानी हर मंडल अलग एज और अलग लेंथ का है। फर्दर मोर हर मंडल में अलग अलग सुक्ता होते हैं या हाइम्स होती हैं, सुक्ताज या हाइम्स होते हैं, जिनको यूजुअली सेक्रीफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो हाइम है वो कॉन्सेंट्रेट करती हैं ऑन द थीम ऑफ लाइफ, डेथ, क्रिएशन, सेक्रीफाइस एंड फॉर सीकिंग गॉडली प्लेजर और सोम। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हाइम्स हैं उनका मकसद या उनकी थीम क्या है, उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है, ज़िंदगी, मौत, चीज़ें बनेंगी कैसे, कुर्बानी कैसे देनी है, और आपको गॉड का प्लेजर यानी गॉड आपसे खुश रहें वो कैसे आपको हासिल करना है, सोम कैसे हासिल करना है। पूरा जो इंटायर ऋग्वेद है, पूरा का पूरा ऋग्वेद हाइम्स जो हैं वो अलग अलग डीटीज़ को डेडिकेटेड हैं, अलग अलग भगवानों को डेडिकेटेड हैं। ज़्यादातर इंद्र को डेडिकेटेड बहुत सारे हाइम्स हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे चीफ डीटी हैं वैदिक पीरियड के। जो दूसरे प्रोमिनेंट गॉड्स हैं जो कि ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं वो हैं अग्नि यानी गॉड ऑफ फायर, वरुण यानी गॉड ऑफ वाटर, रुद्र यानी गॉड ऑफ विंड और स्टॉर्म, आदित्य यानी गॉड ऑफ सन, वायु यानी गॉड ऑफ एयर, और अश्विनी ट्विंस, अश्विनी जिनको अश्विनी ब्रदर्स भी कहा जाता है, ये सूर्य पुत्र माने जाते हैं इन द मिथिकल टर्म्स। अश्विनी ट्विंस जो हैं
और बहुत सारे हाइम्स हैं जो कि फीमेल गॉडेसेस को भी डेडिकेटेड हैं, जैसे कि उषा जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है, यानी सुबह की जो देवी हैं उनको, पृथ्वी यानी गॉडेस ऑफ अर्थ, और याक यानी गॉडेस ऑफ स्पीच जो बोलने की देवी हैं, उनको डेडिकेटेड बहुत सारे हाइम्स हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ऋग्वेद का हमारा मसला हो जाता है ख़त्म। आते हैं दूसरे वेद पर जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो नाम है वो बना है यजुस से। यजुस का मतलब होता है सैक्रिफाइस, यानी कि कुर्बानी, यानी कि आपको कुछ अपने भगवान के रास्ते में छोड़ना है, देना है, बलि देनी है या समथिंग लाइक दैट। तो इस वेदा के अंदर राइट्स और मंत्राज हैं जो कि अलग अलग तरीके के सेक्रीफाइस में यूज़ किए जाएंगे, जो कि वैदिक टाइम में प्रेवलेंट थे। वैदिक टाइम पे जो भी सेक्रीफाइसेस प्रेवलेंट थे उनमें यूज़ होने वाले मंत्रों का एक तरीके से ये गाइड है, एक तरीके से कलेक्शन है, कंपाइलेशन है। दो मेजर रिसेंशंस हैं, संहिता है यजुर्वेद के। एक है शुक्ला जिसको प्योर या वाइट कहते हैं, दूसरा है कृष्णा जिसको ब्लैक या डार्क कहते हैं। तो शुक्ला संहिता और कृष्ण संहिता। शुक्ला संहिता को आप वाइट या प्योर संहिता कह सकते हैं और कृष्ण संहिता को आप ब्लैक या डार्क संहिता कह सकते हैं। ये जो संहिताज हैं इनको वज्रसेनेयी संहिता भी कहा जाता है या तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। वज्रसेनेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता, तो आप उसको शुक्ला संहिता और वज्रसेनेयी संहिता या फिर कृष्ण संहिता और तैत्तिरीय संहिता भी कह सकते हैं। जो यजुर्वेद है उसको प्रीडोमिनेंटली एक रिचुअल वेद है। वो जब रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो एक गाइड बुक की तरह ऋषि या प्रीस्ट के लिए काम करेगा जो भी सैक्रिफिशियल रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है उसके लिए। अगला आता है सामवेद। सामवेद जो है, अच्छा ये समझ में आया, ऋग्वेद जो है उसमें डीटीज़ के लिए हमने हाइम्स लिखी हुई हैं, हर डीटी को प्रेज करते हुए जो भी उस टाइम का डीटी है। ख़ास तौर से इंद्र के लिए हमने उसमें उनकी प्रेज में कविताएं लिखी हुई हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, या मंत्र लिखे हुए हैं। जो यजुर्वेद है उसके अंदर जब आप सैक्रिफाइस परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है ये हमें यजुर्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद है उसको मंडल में डिवाइड किया गया है, जो यजुर्वेद है उसको संहिता में डिवाइड किया गया है। और सामवेद पे अब हम आ जाते हैं। तो सामवेद जो है उसको जो नाम दिया गया है वो आफ्टर समन दिया गया है। समन का मतलब होता है मेलेडी, और इसका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो मेलेडी या सॉन्ग्स पर ही है। जो पूरा टेक्स्ट है वो 1875 हाइम्स का है। हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि 75 ओरिजिनल है और बाकी सब जो है उसको साकाल ब्रांच ऑफ ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इसमें हाइम्स हैं, डिटैच वर्सेस हैं और 16,000 राग हैं, यानी म्यूजिकल नोट्स हैं और रागनीज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लिरिकल नेचर है टेक्स्ट का, तो इसको बुक ऑफ चांट्स भी कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इंडियन म्यूज़िक कैसे वैदिक पीरियड में डेवलप कर रहा है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द डेवलपमेंट और सिग्निफाइज द डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक इन द वैदिक पीरियड, तो उसमें ऑब्वियसली आपको सामवेद बोलना है क्योंकि वो बुक ऑफ चांट्स भी है, उसमें 16,000 राग और रागनी का डिस्कशन किया गया है। तो ऑब्वियसली म्यूजिकल नोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा म्यूजिक का डेवलपमेंट सिग्निफाई करता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वेदा, दैट इज द अथर्ववेदा। अथर्ववेदा को ब्रह्मवेद भी कहते हैं और इसको दो ऋषिज को एट्रीब्यूट किया जाता है, दो ऋषि से जोड़ करके देखा जाता है। एक का नाम है अथर्वन और दूसरे का नाम है अंगिरस रिस्पेक्टिवली। क्योंकि इसका जो एसोसिएशन है इन दो ऋषिज के साथ ओल्डन टाइम में, इसकी वजह से इसको अथर्वंगिरस भी बोलते हैं। और मोस्टली इसमें हम पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की। इसमें मैन की डेली लाइफ की हर एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। स्पेशली ये सेवरल एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। और इस बुक का ये माना जाता है कि ये ट्रीटमेंट्स हमें ऑलमोस्ट 99 यानी तकरीबन 99 बीमारियों के इलाज हमें अथर्ववेद में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, दो मेजर रिसेंशंस हैं या शाखाज हैं टेक्स्ट अथर्ववेद की, वो हैं पेपलाड और सौनक्या। पेपलाड और सौनक्या ये दो रिसेंशंस हैं, दो शाखाज हैं। और ज़्यादा जो टेक्स्ट है वो हीलिंग के साथ और ब्लैक एंड वाइट मैजिक यानी काला सफ़ेद जादू के साथ डील करता है, और किस तरीके से
यूनिवर्स में चेंजेस आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब करता है, और कुछ इश्यूज़ जो कि एवरीडे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हैं हाउस होल्डर लाइफ के, उनको भी ये टच करता है। अच्छा, वेदों को पूरी तरह समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वेदांगास को पढ़ें या ब्रांचेस या लिम्स ऑफ द वेदास को भी पढ़ें। वो एक सप्लीमेंट की तरह है टू द ओरिजिनल वेदा, और वो कॉन्सेंट्रेट करती हैं ऑन द टॉपिक्स लाइक शिक्षा, एजुकेशन, निरुक्ता यानी इटाइमोलॉजी और द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, और छंद होता है मेट्रिक्स जिसको हम संस्कृत ग्रामर में कहते हैं, ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी, और व्याकरण यानी ग्रामर। लेटर पीरियड में बहुत सारे ऑथर्स ने इन सब्जेक्ट को उठाया और अपने अपने ट्राइज इन पर लिखे, जिनको सूत्र बोला जाता है। ये जो थे ये एक प्रिसेप्ट या उस टेक्स्ट के फॉर्म में लिखे हुए थे जो कि जनरल रूल को डिस्क्राइब करता है, जो कि थॉट और बिहेवियर ऑफ द मैनकाइंड को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद में एक जो स्ट्राइकिंग फीचर हम कह सकते हैं या स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल हम कह सकते हैं लिटरेचर का, वो है पनिनी का अष्टाध्यायी, विच इज़ अ टेक्स्ट टू डिफाइन द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर, विच इज़ अ ट्रिटाइस। पनिनी का जो अष्टाध्यायी है या पनिनीज ग्रामर भी हम जिसे कहते हैं, वो एक ट्रिटाइज है ऑन दी संस्कृत ग्रामर। अगले हैं ब्राह्मणाज क्या होते हैं। तो जो ब्राह्मणाज हैं वो हिंदू श्रुति का पार्ट है। एक होती है श्रुति का मतलब होता है रिवील्ड नॉलेज, है ना। श्रुति का मतलब होता है रिवील्ड नॉलेज। तो जो ब्राह्मणाज है वो रिवील्ड नॉलेज का पार्ट है, रिवील्ड नॉलेज लिटरेचर का पार्ट है, और हर वेदा का ये एक ब्राह्मणा उससे जुड़ी हुई होती है, जिसको इसेंशियली कहा जाता है कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विद कॉमेंटरीज ऑन द पर्टिकुलर वेदा, यानी उस पर्टिकुलर वेद के ऊपर कॉमेंट्रीज के साथ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं ब्राह्मणा। यूजुअली मिक्सचर होते हैं, इसमें कहानियाँ होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिलॉसफी होती है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होते हैं वैदिक रिचुअल्स के ब्राह्मणा के अंदर। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि कैसे प्रॉपरली आपको किसी पर्टिकुलर रिचुअल को परफॉर्म करना है, और आपको साइंस ऑफ सैक्रिफाइस कैसे चलती है, सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है सेक्रेट वर्ड्स का जिनको हम रिचुअल्स में इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमें इन दी ब्राह्मणा देखने को मिलता है। हिस्टोरियंस डिसएग्री करते हैं ब्राह्मणास की डेटिंग के ऊपर, लेकिन ये यूजुअली माना जाता है कि इनका कॉम्पोजिशन और कंपाइलेशन 900 से 700 BC के बीच में कहीं हुआ। जैसा कि पहले भी मेंशन किया जा चुका है, हर वेद की अपनी खुद की एक ब्राह्मणा होती है उसके साथ। ऋग्वेद की जो ब्राह्मणा है उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मणा, और कौशिटकी ब्राह्मणा। सामवेद की जो ब्राह्मणा है उसका नाम है तांड्या महाब्राह्मणा और सद्विमशा ब्राह्मणा। यजुर्वेद की जो ब्राह्मणा है उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मणा और षटपथा ब्राह्मणा। अथर्ववेद की जो ब्राह्मणा है उसका नाम है गौपथ ब्राह्मणा। ठीक है, अब अर्यंकास की बात करते हैं। तो जो अर्यंकास हैं वो भी टेक्स्ट हैं जो कि वेदास से जुड़े हुए हैं, और ये फ़िलॉसफी डिस्क्राइब करते हैं बिहाइंड द रिचुअल या बिहाइंड द सेक्रीफाइस, कौन सी फ़िलॉसफी इन्वॉल्व है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। और कहा जाता है कि कंपाइलेशन है रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का, जो कि बर्थ और डेथ साइकिल पर जो भी रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है उसका कंपाइलेशन है, और उसको सोल की कॉम्प्लेक्सिटी को भी के ऊपर भी ये बात करते हैं। इनको कंपाइलेशंस कहा जाता है, रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन ऑन द बर्थ एंड डेथ साइकिल एज वेल एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल। ओके, ये आर्ग्यू किया जाता है, मतलब डेथ बर्थ पे और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोल पे जो इन्फॉर्मेशन है, रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, उसको कंपाइल किया गया है इन दी अर्यंकास। और ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो होली और लर्नड मैन हैं, जिनको मुनि कहा जाता है, वो प्रेफर करते थे टू ड्वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो लोग और ब्राह्मणास की तरह ही हर वेद जो है उसके साथ एक अर्यंका भी होती है। यानी कि ज़्यादातर ये जो अर्यंकाज है ये वो लोग सिखाते थे जो कि जंगल की लाइफ को प्रेफर करते थे और जंगल में ही रहना पसंद करते थे। वो मुनीज़ जो हैं, वो लर्नड मैन जो हैं, वो अर्यंकाज को पढ़ाते थे उस टाइम पर। फिर आते हैं उपनिषद पर। तो इंटरेस्टिंगली जो टर्म उपनिषद है वो बनी है उ यानी एट, पा यानी फुट, और नी यानी डाउन, और शद माने टू सिट, यानी कि एट फुट डाउन टू सिट डाउन नियर द टीचर। यानी उपनिषद का मतलब है जो आपका गुरु है उसके चरणों में बैठना या उसके नीचे बैठना। तो इससे ही हमें पूरे टेक्स्ट का
डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, ये पूरे टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर देता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि 200 उपनिषद से ज़्यादा का कलेक्शन है, और उसको टीचर है वो यूजुअली वर्बली अपने स्टूडेंट्स को पास करता था इन द फॉरेस्ट वाइल दे सेट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वो उन्हें ट्रांसफ़र करता था। ये जो ट्रेडिशन है ये गुरु शिष्य परंपरा का पार्ट है, ठीक है। तो जो कि संस्कृत में लिखे हुए ट्रीटीज़ हैं वो हमें अकाउंट देते हैं वेदास का प्रीडोमिनेंटली मोनास्टिक और मिस्टिकल टर्म्स में, क्योंकि जनरली जो लास्ट पार्ट है वेदास का उनको हम वेदांता कहते हैं, या एंड या अंत कहते हैं ऑफ द वेदास। तो उपनिषद जो हैं उनको कहा जाता है कि वो ट्रूथ जो है ह्यूमन लाइफ का, और जो वे है टूवर्ड्स ह्यूमन सैल्वेशन या मोक्ष, वो हमें देते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो कि मैनकाइंड फेस करती है, स्पेशली अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और इन्होंने ये माना है कि जो ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड या ओरिजिन ऑफ लाइफ और डेथ साइकिल है, और मटीरियल और स्पिरिचुअल क्वेस्ट है मैन की, उस सब प्रॉब्लम्स के बारे में इसके अंदर डिस्कशन होता है इन द उपनिषद। आउट ऑफ द अबव मेंशन 200 उपनिषद्स हमें एक सेट मिलता है 108 उपनिषद्स का, जिनको मुक्तिका कैनन कहा जाता है, और ये माना जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट कैनन है क्योंकि 108 इक्विवेलेंट है टू द नंबर ऑफ बीड्स ऑन अ हिंदू रोजरी, यानी हिंदू माला में जितनी बीड्स होती हैं 108 है, तो उसको इससे इक्विवेलेंट माना जाता है इस वजह से एक, या माला में, तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट कैनन मानी जाती है। जो टीचिंग्स जो कि उपनिषद में प्रोपाउंड की गई हैं उनको रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म का पार्ट माना जाता है, जो कि शुरुआती रिचुअल्स रहे होंगे। और एक छोटा सा फ़र्क उपनिषद और अर्यांका में ये है कि उपनिषद जो है वो जनन कांड, नॉलेज, स्पिरिचुअल सेक्शन हमें डिस्क्राइब करती है, और अर्यांका जो है वो कर्म कांड यानी रिचुअलिस्टिक एक्शन या सेक्रीफाइस सेक्शन जो है वो सारा आता है उपनिषद के अंडर में, ठीक है। अब आते हैं महाभारत और रामायण पे। तो द महाभारत एंड द रामायण, इन दोनों एपिक्स को कहा जाता है महाकाव्य, क्योंकि ये कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट बने उन लोगों के जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। दोनों ही टेक्स्ट जो हैं उनको कंपाइल किया गया और एडिट किया गया साल दर साल, और हम जो आज देखते हैं वो एक अमलगमेशन है बहुत सारे ट्रांसमिशंस का जो कि सेजेस ने किए एज वेल एज बार्ड्स ने या स्टोरी टेलर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले आते हैं रामायण पे। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस और रिवर्ड रिसेंशन है रामायण का वो है बाय सेज वाल्मीकि, जिनको हम एक आदि कवि भी कहते थे क्योंकि ये पोइट्स में से पहले थे, इसलिए इनको आदि कवि भी कहा जाता था, ठीक है, फर्स्ट अमंग द पोइट्स। और सेम लॉजिक से रामायण को आदि काव्य कहा जाता है या फर्स्ट अमंग्स द पोइट्री कहा जाता है। ऑल्दो एक ग्रेट डिबेट है रामायण की डेटिंग पर, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इसको कंपाइल किया गया अराउंड 1500 BC। तो इस एपिक के अंदर थ्रू द स्टोरी ऑफ राम, जो कि जिनको आइडियल मैन माना जाता है, उनकी स्टोरी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने यानी पुरुषार्थ अचीव करने मैनकाइंड के। क्या है 4 ऑब्जेक्टिव्स? पहला है धर्मा यानी रिलीजन और राइटियसनेस। दूसरा है अर्थ मतलब मॉनेटरी अचीवमेंट्स इन दी वर्ल्डली स्फेयर। तीसरा है काम मतलब फुलफिलिंग वर्ल्डली डिज़ायर्स। और मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम दीज डिज़ायर्स। तो रामायण के अंदर 24,000 वर्सेस हैं, 24,000 लाइन्स हैं, और उसको 7 किताबों में डिवाइड किया गया है जिनको खंड कहा जाता है। इसको एक एपिक माना जाता है और ये हमें डिटेल्स देती है ऑफ द वॉर बिटवीन लॉर्ड राम एंड द डीमन किंग रावण, जो कि राम की पत्नी सीता के किडनैपिंग के ऊपर ये वॉर होती है, और इस वॉर की डिटेल हमें इस एपिक में देखने को मिलती हैं। बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण, जो कि इंस्ट्रूमेंटल थे इन द फाइट दैट वाज फॉट इन लंका, मॉडर्न श्रीलंका, जहाँ पे राम जो हैं वो जीत जाते हैं ओवर रावण और अपनी पत्नी को वो वापस ले आते हैं। और ये जो सक्सेस है इसको माना जाता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल, यानी बुरे के ऊपर अच्छे की जीत माना जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, महाभारत। जो महाभारत है उसके कई सारे वर्जन्स हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो वेद व्यास ने लिखा है। इसको संस्कृत में लिखा गया और इनिशियली इसके अंदर 8,800
वर्सेस थी, 8800 लाइन्स थी। और ये जो वर्जन था इसको जय कहा गया या फिर स्टोरी ऑफ विक्ट्री यानी जीत की कहानी कहा गया। लेकिन उसके बाद में कई सारी कहानियाँ कंपाइल की गई और इस कलेक्शन में ऐड की गई। जो नंबर ऑफ वर्सेस है वो 24,000 से बढ़ा और इसको दोबारा नाम दिया गया भारत। जय से ये बना भारत। अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स के नाम के ऊपर इसका नाम भारत रखा गया। उसके बाद में जो करंट फॉर्म है उसमें तकरीबन 1 लाख वर्सेस हैं, 24,000 से सीधा 1 लाख। पहले 8,800 फिर 24,000। जय में 8,800 वर्सेस थी, 24,000 वर्सेस थी भारत में और 1 लाख वर्सेस हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ महाभारत में। और उसको डिवाइड किया गया 10 पर्व में या 10 चैप्टर्स में। जो स्टोरी है वो कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है, जो कि 2 ग्रुप्स के बीच में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, कौरवास एंड द पांडवास। और जो लड़ाई है वो ओवर द राइट टू क्लेम द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के गद्दी के पीछे की लड़ाई है और वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस पूरी स्टोरी में दिखाया गया है। जो सूत्रधार है स्टोरी के वो लॉर्ड कृष्ण है, यानी जो नैरेटर हैं उस पूरी कथा के वो हैं लॉर्ड कृष्ण। और जो महाभारत है उसमें एक इम्पॉर्टेंट डायडेक्टिकल टेक्स्ट भी है हिंदूज का, जिसको भगवत गीता कहा जाता है। डायडेक्टिकल टेक्स्ट मतलब उसमें डायरेक्टिव है, वो डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है। ये जो टेक्स्ट है ये एक छोटी सी गाइड जैसा है जो कि हिंदू रिलीजन में दी जाती है फिलोसॉफिकल डायलेमास को सॉल्व करने के लिए। और ये मैनकाइंड के लिए एज अ गाइड काम करती है कि किस तरीके से आपको एक सही रास्ते पर ज़िंदगी को व्यतीत करना है, सही रास्ते पर ज़िंदगी को गुजारना है। ज़्यादातर जो टेक्स्ट है वो डायलॉग है बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड द पांडव प्रिंस अर्जुन अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ अ मैन, वॉरियर एंड प्रिंस। यानी एक आदमी, एक योद्धा और एक राजकुमार की जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बातचीत चल रही है बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड पांडव प्रिंस अर्जुन। जो टेक्स्ट है वो इलैबोरेट करता है ऑन द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस, यानी हिंसा और अहिंसा के बीच के जो फ़र्क है उसको वो सिग्निफाई करता है, उसके बारे में बताता है, उसको इलैबोरेट करता है कि हिंसा बेहतर है या अहिंसा बेहतर है। और नॉन एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन, यानी आप धर्म के बारे में हमें पूरा ये टेक्स्ट है कि धर्म क्या है, हम धर्म को समझते हैं इसके थ्रू, पूरे टेक्स्ट के थ्रू। लॉर्ड कृष्ण डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन द काइंड्स ऑफ धर्म और अलग अलग तरीके के धर्म के बीच में वो डिस्टिंक्शन बना के हमें दिखाते हैं कि ये धर्म ये अलग अलग धर्म है। और ये प्रेफर करते हैं कि मैनकाइंड को निष्काम कर्म को फॉलो करना चाहिए, यानी एक ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए अपनी फैमिली की तरफ और पूरी दुनिया की तरफ इन अ सेल्फलेस मैनर, यानी निष्काम कर्म करना है लेकिन सेल्फलेसली। ओके, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स वन सेल्फ फैमिली एंड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, बट बीइंग सेल्फलेसली। ओके, अच्छा, पुराणास की बात करते हैं इन अ सेल्फलेस मैनर। द पुराणास, तो जैसे कि वर्ड पुराण से हमें पता चलता है कि ये जो टेक्स्ट है ये बात करते हैं कि पुराना का मतलब है दैट विच रिन्यूज द ओल्ड। ये एंशियंट इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है जिनके अंदर नैरेटिव स्टोरीज़ हैं अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी ये पूरी यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई इसको लेकर के नैरेटिव स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती हैं इन दी पुराणास। इसके अंदर स्टोरीज़ हैं किंग्स की, हीरोज़ की, सेजेस की, डेमीगॉड्स की, लेकिन ज़्यादातर ये हिंदू त्रिमूर्ति पर फोकस करता है, हिंदू ट्रिनिटी पर फोकस करता है, डिवाइन हिंदू ट्रिनिटी पर, और उसी से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। 3 गॉड्स हैं हमारे ट्रिनिटी में या त्रिमूर्ति में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 18 मेजर पुराणास हैं या 18 महापुराण हैं जिनको हर जो है वो पर्टिकुलर डीटी के ऊपर है और फिलोसफिकल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स जो उससे रिलेटेड हैं उनको वो एक्सपाउंड करता है। कुछ जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या वेल नोन पुराणास हैं वो हैं भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। इनके अंदर एनेक्डोट्स हैं अबाउट द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक इंडिया, और ये हिस्टोरियंस को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो पुराणास हैं इनको स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है जिसमें मिथ्स, लेजेंड्स और सर्मन्स को कंपाइल कर दिया गया है, एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है
डीटीज़ के बारे में। और ये जो ईजी फॉर्म है स्टोरी राइटिंग की, इसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गए पुराण अमंग दी मासेस, जो कि हमेशा समझ नहीं पाते कॉम्प्लेक्स वेद को, यानी जो वेद की भाषा है वो आम लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन पुराण का जो तरीका है जिसमें स्टोरी लेजेंड वेजेंड सब कंबाइन करके, मिथ को कंबाइन करा, सरमन डाला उसमें और एक आसान फॉर्म बना दी, तो ये लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दी वेदास, क्योंकि वेदास जो हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए पूरा वेद कंप्लीट होगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पुराण आर मच पॉपुलर अमंग दी पीपल। तो पुराण जो है उनको ट्रांसलेट किया गया और अलग अलग वर्नाक्युलर या लोकल लैंग्वेजेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो पुराण है वो पैराबल्स को यूज़ करते हैं या फेबल्स को, यानी कहानियों को यूज़ करते हैं अपना मैसेज फैलाने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पैराबल एंड अ फेबल? सो पैराबल जो है वो शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि प्रोज या वर्स फॉर्मेट में होती है और वो एक स्पिरिचुअल, मोरल या रिलीजियस लेसन को डिपिक्ट करती है और इसमें यूजुअली एक ह्यूमन कैरेक्टर होता है। फेबल जो है वो शॉर्ट स्टोरी है जो कि प्रोज या वर्स फॉर्म में होती है, जो कि एक मोरल को इलस्ट्रेट करती है थ्रू अ पिथी, मैक्सियम या क्लेवर स्टोरी, हम कह सकते हैं मैक्सिम या क्लेवर स्टोरी के थ्रू। इसमें ज़्यादातर जानवर होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मिथिकल क्रीचर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी हुई होती हैं इन स्टोरीज़ में। हम सभी लोग जो हैं वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमने कहीं ना कहीं पंचतंत्र की जो कहानी है वो सुनी होगी, जिनको विष्णु शर्मा ने लिखा है। जो डायडेक्टिक फेबल है उसके अंदर अलग अलग स्टोरीज़ हैं जिनके मोरल्स हैं, नॉलेज है अबाउट द वर्ल्ड, लेकिन उनको एनिमल्स के माध्यम से दिया गया है। जो दूसरा वेल नोन वर्क है वो सेम जॉनरा से वो आता है हितोपदेश का, जो कि नारायण पंडित ने लिखी है। इसके अंदर भी बहुत सारे नॉन ह्यूमन और एनिमल एलिमेंट्स हैं जो कि विजडम प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं टू ह्यूमंस। फिर आते हैं उपपुराण। उपपुराण क्या होते हैं? तो जो पुराणास हैं वो इतने पॉपुलर हो गए मासेस के बीच में कि इसकी वजह से अब एक सब जॉनरा भी पैदा हो गया जिसका नाम था उपपुराण या माइनर पुराण, यानी छोटा पुराण। तो देयर आर अबाउट 19 माइनर पुराणास और ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स पर बेस्ड हैं एज डायडेक्टिक बाय द संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। यानी अगर हम अमर सिंह गुप्ता पीरियड के जो लेक्सिकोग्राफर हैं संस्कृत के, अमर सिंह, उनके अनुसार देखें तो 5 चीज़ों पर, 5 मेजर सब्जेक्ट्स पर ये बेस्ड हैं जो हमारे उपपुराण हैं। पहला है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। फिर है प्रतिसर्ग यानी पीरियोडिक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन। फिर है मनवंत्र। मनवंत्र जो है वो पीरियड्स ऑफ मनुज लाइफ टाइम। फिर है वंशु। वंशु यानी चंद्र और सूर्य। वंश। वंश यानी चंद्रवंश और सूर्यवंश, सूर्यवंश। तो जीनियोलॉजीज है सोलर और लूनर डायनेस्टीज ऑफ गॉड्स एंड सेजेस की वो। फिर अगला है वंशानुचरिता। वंशानुचरिता जो है वो डायनेस्टिक हिस्ट्रीज हैं किंग की। तो क्लासिक संस्कृत लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो लिटरेचर है संस्कृत में उसको वैदिक और क्लासिकल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो 2 एपिक्स हैं महाभारत और रामायण, वो भी क्लासिकल कैटेगरी का पार्ट है, लेकिन उनको अलग से डिस्कस किया जाता है क्योंकि इनके रिलीजियस इम्पोर्टेंस की वजह से। अच्छा, इनकी सेंट्रलिटी अगर हम छोड़ दें टू द हिंदू रिलीजन, उनको हटा दें, तो ये एपिक्स जो हैं इनको प्रिकर्सर भी माना जा सकता है संस्कृत काव्य का, यानी एपिक पोइट्री और नाटक क्लासिकल ड्रामा का भी एक प्रिकर्सर फॉर्म माना जा सकता है अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हटा करके देखा जाए तो। और दूसरी जो ट्रिटाइज है मेडिसिन के ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। ज़्यादातर ये जो संस्कृत लिटरेचर है ये ग्रामर के रूल्स से बंधी हुई है और ये रूल्स जो कि पनिनी ने अष्टाध्यायी में बहुत अच्छे से समझाए थे, जो कि रिजिड रूल्स के ऊपर एक ट्रिटाइज है जो संस्कृत लैंग्वेज को बांधती है। तो संस्कृत लैंग्वेज के जो बांधने के रूल्स हैं उनके ऊपर जो वर्क है पनिनी का अष्टाध्यायी, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और इनमें फॉलो किया गया है ज़्यादातर जो संस्कृत लिटरेचर है वो ग्रामर के रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, ख़ास तौर से वो रूल्स जो पनिनी ने अष्टाध्यायी में बताए थे। संस्कृत ड्रामा की बात करें तो एक पॉपुलर जॉनरा जो है लिरिक पोइट्री और प्रोज का वो है पॉपुलर रोमांटिक टेल्स।
जिनका सोल पर्पस ये था कि लोगों को एंटरटेन किया जाए या फिर लोकरंजन किया जाए, यानी लोगों का रंजन किया जाए, तो लोकरंजन, अच्छा, या लोक का रंजन किया जाए, लोकरंजन, ठीक है। तो यूजुअली इनको स्टोरीज के फॉर्म में लिखा जाता था और इनका एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता था लाइफ के ऊपर। यूजुअली इनको एलैबोरेट ड्रामास के फॉर्म में भी लिखा जाता था, और जो रूल्स होते थे परफॉर्मेंस, एक्टिंग, जेस्चर्स, स्टेज डायरेक्शन के रिगार्डिंग और एक्टिंग के रिगार्डिंग, उनको नाट्य शास्त्र में, जो कि भरत ने लिखी थी, उसके अंदर उन रूल्स को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से एक ड्रामा परफॉर्मेंस किया जाएगा, एक्टिंग कैसे होगी, जेस्चर कैसे होने चाहिए, स्टेज डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, एक्टिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और मेजर ड्रामा जो कि एंशिएंट पीरियड में लिखे गए वो हैं कालिदास, उनके 3 मेजर प्लेज हैं। एक है मालविक का अग्निमित्र। मालविक का अग्निमित्र जो है वो एक लव स्टोरी है। मालविक जो कि एक मेडन है क्वीन की, और अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं, उनके बीच की एक प्रेम कथा है मालविक अग्निमित्र। फिर दूसरी है विक्रम और वसिया जो है लव स्टोरी और विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी है, उनके बीच की, विक्रम उर्वशिया। और अगली है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला, यानी शकुंतला को पहचानना, अभिज्ञान शकुंतला, द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला। ओके, अगला है शूद्राक। शूद्राक ने जो एक ड्रामा लिखा है वो है द लिटिल क्ले कार्ड, जिसको मृच्छकटिका कहते हैं, जो कि यंग ब्राह्मण चारुदत्त का एक वेल्दी कर्टिसन के साथ लव अफेयर शो करता है, मृच्छकटिका, द लिटिल क्ले कार्ड। फिर अगला है विशाखादत्त। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस, एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि किंग चंद्रगुप्त मौर्य का किस तरीके से वो पावर में आते हैं इंडिया में, वो पूरा उस चीज़ को डिपिक्ट करता है। तो है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। फिर अगला है भावभूति। भावभूति ने उत्तर रामाचरितम लिखा है, जो कि लेटर लाइफ है राम की, और इसको 700 AD में लिखा गया, ठीक है। फिर भास का है उत्तर रामाचरितम द लेटर लाइफ ऑफ राम, और इसको 700 AD में लिखा गया। फिर अगला भास का है स्वप्ना वासव दत्ता, यानी वासव दत्ता इन ड्रीम, सपने में वासव दत्ता। पंचतंत्र भी भास का ही क्रिएशन है। और उरुभंग जो है वो स्टोरी ऑफ दुर्योधन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फाइट विद भीम, यानी दुर्योधन की कथा है उरुभंग, जब उनकी लड़ाई होती है भीम के साथ, उस दौरान और उसके बाद की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत कहानियाँ लिखी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक है रत्नावली। रत्नावली जो है वो लव स्टोरी है प्रिंसेस रत्नावली, जो कि डॉटर है किंग ऑफ सिलोन की और किंग उदयन की। तो जो होली का सेलिब्रेशन है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर नागनंदा जो स्टोरी है वो हर्षवर्धन ने लिखी है, और ये दिखाती है कि किस तरीके से जिमुतावाहन जो प्रिंस हैं वो किस तरीके से अपनी खुद की बॉडी छोड़ देते हैं, एक सेक्रीफाइस जो कि सर्पेंट्स के लिए हो रहा था टू द डिवाइन गरुड़, तो उस सेक्रीफाइस की वजह से वो अपनी खुद की बॉडी छोड़ देते हैं। तो एक यूनिक कैरेक्टर इस ड्रामा में है, वो है इन्वोकेशन टू लॉर्ड बुद्धा इन द नंदी वर्स। फिर ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है प्रियादर्शिका। प्रियादर्शिका जो है वो उदयन और प्रियादर्शिका की यूनियन के बारे में है, जो कि किंग की बेटी है धृतवर्मन की बेटी है प्रियदर्शिका, उनकी यूनियन हो रही है उदयन के साथ। तो वो स्टोरी हर्षवर्धन ने लिखी है। और इससे पहले जो स्टोरी थी वो लव स्टोरी थी बिटवीन प्रिंसेस रत्नावली, जो कि सिलोन के राजा की बेटी थी, और किंग उदयन, ठीक है, वो भी हर्षवर्धन ने लिखी थी। अच्छा, अगली जो स्टोरी है वो है संस्कृत पोइट्री। अच्छा, अब जो हमें डिस्कस करना है वो संस्कृत पोइट्री के बारे में डिस्कस करना है। प्रोस के बारे में तो हो गया ज़्यादातर, एपिक वगैरह। तो ये जो जॉनरा है इसको काव्य या पोइट्री कहा जाता है। ड्रामा की तरह इस सेक्शन में नहीं होता। ड्रामा सेक्शन में जहाँ पे जो स्टोरी थी वो मेन फोकस हुआ करती थी टेक्स्ट का, वैसे यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पोइट्री में ज़्यादातर फॉर्म, स्टाइल, फिगर ऑफ स्पीच पे फोकस किया जाता है। एक ग्रेट संस्कृत पोइट जो है वो है कालिदास,
जिन्होंने लिखा कुमार संभव। कुमार संभव मतलब द बर्थ ऑफ कुमार और कार्तिया। कार्तिया जो कि द सन ऑफ शिव एंड पार्वती, यानी शिव और पार्वती के पुत्र के जन्म, या कुमार भी हम कह सकते हैं, उसके ऊपर है कुमार संभव। और रघुवंश, रघुवंश यानी द डायनेस्टी ऑफ द रघुस, यानी रघु का वंश या वंश की जो स्टोरी है वो लिखी है, सॉरी स्टोरी नहीं, उसको पोइट्री फॉर्म में लिखा है। और इन्होंने 2 छोटी छोटी एपिक्स भी लिखी जिसका नाम है मेघदूत द क्लाउड मैसेंजर और ऋतु संहार। ऋतु संहार है मेडली ऑफ द सीजन्स। ठीक है, एक बंदा है उसको नहीं भूलना चाहिए कि जो पोइट्स हैं जैसे हरिसेन, उनका कंट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड में काफ़ी अच्छा रहा, उनके कंट्रीब्यूशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी इन प्रेज ऑफ द वैलर ऑफ समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त की बहादुरी को डिपिक्ट करने के लिए इन्होंने कई सारी पोएम लिखी और इनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि इनको इलाहाबाद, इनकी पोएम्स को इलाहाबाद पिलर पे इंस्क्राइब भी करा गया है, तो इंस्क्राइब भी कराया गया। दूसरा एक्सट्रीमली पॉपुलर संस्कृत पोइट जो है वो है जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखी 12th सेंचुरी में। गीत गोविंद 12th सेंचुरी में लिखी। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेनली लाइफ पर है और लॉर्ड कृष्ण की लाइफ के ऊपर, और ज़्यादातर वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके ऊपर है। और जो टेक्स्ट है वो कंबाइन करता है एलिमेंट ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, उनका लव राधा के लिए, और ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, दूसरे मेजर जो पोइट रहे हैं वो हैं भैरवी। भैरवी 6th सेंचुरी EM। इन्होंने लिखा है कीर्तार्जुनिया, कीरत द हंटर एंड अर्जुन। और दूसरी है माघा, माघा 7th सेंचुरी AD। इन्होंने लिखा है शिशुपाल वध, द किलिंग ऑफ शिशुपाल। दूसरे मेजर संस्कृत टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बुक्स हैं जो कि साइंस के ऊपर और स्टेट गवर्नेंस के ऊपर संस्कृत में लिखी गई हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नेड मैन। हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि बिटवीन 500 to 200 BC बहुत सारी मेजर बुक्स जो कि लॉ पर लिखी गई और कंपाइल की गई, जिनको धर्म सूत्रास कहा जाता है। और ये जो है ये कंपाइल की गई स्मृतिस के साथ साथ, स्मृतिस को धर्मशास्त्र कहा जाता है। और ये जो है ये बेसिस ऑफ द लॉज गवर्निंग, मतलब सब्जेक्ट्स को किस तरीके से गवर्न किया जा रहा था ज़्यादातर हिंदू किंगडम्स में, उनके लॉज के बेसिस पर इन किताबों को लिखा गया है। ये सिर्फ रूल्स नहीं दिखाती हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, बल्कि पनिशमेंट्स के बारे में भी बताती हैं। जैसे कि आपने फ्रॉड से लेकर मर्डर तक कोई भी अगर गुनाह किया है तो उसकी सज़ा क्या बनती है, उनके पनिशमेंट्स को भी ये धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास जैसे लॉ बुक डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा जो मेजर टेक्स्ट है वो है मनुस्मृति, यानी लॉज ऑफ मनु, जो कि मेन और विमेन का रोल बताता है इन दी सोसाइटी और उनका इंटरेक्शन बताता है कि एक सोशल प्लेन में मर्द और औरत को कैसे मिलना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए जो उनको फॉलो करना चाहिए। और जो टेक्स्ट है उसको एज ए डिस्कोर्स लिखा गया है कि मनु का डिस्कोर्स है जो कि मैनकाइंड के एंसेस्टर माने जाते हैं। जो मनुस्मृति है उसको लिखा गया और कंपाइल किया गया 200 BC और 200 AD के बीच में। एक सबसे फेमस टेक्स्ट स्टेट क्राफ्ट के जो बारे में है वो है मौर्यन पीरियड का कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन पे फोकस करता है ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, और ड्यू फोकस भी दिया जाता है टू द मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसको स्टेट को अप्लाई करना चाहिए। जो टेक्स्ट है वो कौटिल्य को मेंशन करता है या विष्णुगुप्त को मेंशन करता है जिन्होंने इसे लिखा। हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि ये दोनों ही नेम्स जो हैं ये एक एलियास है चाणक्य के लिए, यानी चाणक्य की जगह ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य को इस्तेमाल किया गया जो कि लर्नड स्कॉलर थे एट द कोर्ट ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। संस्कृत जो थी वो प्रेफर्ड लैंग्वेज थी कोर्ट की एंशियंट पीरियड में, लेकिन इसको एक इम्पेटस मिला गुप्ता पीरियड में जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोइट्स को, ग्रेट पोइट्स को अपॉइंट किया, एम्प्लॉय किया, ड्रामेटिस्ट को एम्प्लॉय किया और स्कॉलर्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के। इस पीरियड में संस्कृत जो है वो प्रेफर्ड लैंग्वेज बन गई कम्युनिकेशन ऑफ कल्चर्ड एंड एजुकेटेड पीपल की। अच्छा, कुछ साइंटिफिक टेक्स्ट जो कि एंशियंट पीरियड के दौरान लिखे गए वो हैं पिंगल। पिंगल जो है वो बुक ऑन मैथमेटिक्स है जिसको चंद्र शास्त्र ने लिखा। चारक, चारक संहिता जो है वो बुक ऑन मेडिसिन है। सुश्रुत, सुश्रुत संहिता जो है वो सर्जरी के ऊपर बुक है। माधव, माधव जो है माधव निदान वो पैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड बुक है। वराहमिहिर की
पंच सिद्धांतिका जो कि मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड बुक है। और इनकी एक और है बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है वो वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, जैसे कि प्लानिटरी मूवमेंट, जियोलॉजी, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह। आर्यभट्ट एट्सेट्रा। आर्यभट्ट जो है उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है आर्यभट्टिया, जो कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पर बेस्ड बुक है। और लगाद जो है उन्होंने वेदांग ज्योतिष नाम की एक बुक लिखी है। लिटरेचर जो है संस्कृत में वो इतना प्रिडोमिनेंट नहीं था मेडिवल पीरियड में, लेकिन कुछ एक्सीलेंट वर्क्स जो हैं वो राजस्थान और कश्मीर में कंपाइल हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो नोटेबल वर्क है संस्कृत का मेडिवल कश्मीर से वो है कल्हन की राजतरंगिणी, जो कि हमें एक डिटेल अकाउंट देता है ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, एंड सोमदेव की कथा सरित सागर, जो कि एक पोइटिक वर्क है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा पाली और प्राकृत की लिटरेचर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।